चलो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था हमने। कुछ छोटे मोटे एक दो क्वेश्चन अगर बचे को उसको बिल्कुल लास्ट में मैं करा दूंगा, टॉपिक नया स्टार्ट, ठीक है। कुछ ऐसे हैं मिस्टीरियस टाइप के क्वेश्चन जिनका कोई टाइप नहीं होता, उनको मैं करा दूंगा। अगला टॉपिक है अपना प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट लॉस ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं जो जानता ना हो। आप हिंदी में तो बहुत अच्छे से जानते हो फायदा और नुकसान, है ना। लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक पड़ रहा है पर्टिकुलर, तो यहाँ पर हम थोड़ा अलग तरीके से भी समझेंगे। फायदा नुकसान कई तरीके का होता है, ठीक है। अच्छा, फायदा कमाने के कई तरीके ये भी हो सकते हैं। जैसे आप बात करेंगे यहाँ पर जनरली जो सवाल होंगे विक्रेता दुकानदार इस तरीके के होंगे। तो फायदा कमाने के दो सोर्सेस हैं दुकानदार के पास। एक तो ये कि वस्तु को खरीद के लाए और महंगा बेचे, फायदा होगा उसका। एक और कोई सोर्स है, एक और सोर्स है बेईमानी करके भी फायदा कमाते हो। बेईमानी करने का मतलब जितने में खरीद के लाए उतने में ही बेच रहे हैं। जितने में खरीद के लाए बेच उतने में ही रहे, लेकिन फिर क्या कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। बेईमानी किस तरीके की, जैसे कि कोई दूध व्यापारी है तो दूध में पानी मिला लिया। अगर आप दूध में पानी मिला लेंगे, पानी की वैल्यू क्या है, जीरो है। पानी तो अपने घर का ही मिलाया होगा, बिस्लेरी का तो मिलाया नहीं होगा, है ना। अरे भाई मैं कह रहा हूँ पानी को इतना महंगा, दूसरे भी महंगा भी आता है पानी, तो वो तो नहीं मिलाया होगा ना। और आप दूसरा तरीका कह सकते हैं बेईमानी करने का, बजट में कमी, बजट में चोरी। बहुत आप देखते हो जहाँ भीड़ भाड़ वाली बहुत बड़ी मार्केट रहती है तो वहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है कि कब पता नहीं 100 ग्राम कम दे दिया, आपको पता भी नहीं लगा। अच्छा, आप जब बड़ी मार्केट में जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा सामान लेके जाए। जैसे आप सब्जी खरीदते पड़ोस की दुकान से जाएंगे, आप कम से कम सामान लेके जाएंगे, है तो पास में ले आए। बड़ी मार्केट में गए तो आपने कहा चलो ऐसा करें 10 किलो आलू ले जाने से बार बार आना नहीं पड़ेगा। तो 10 किलो में अगर आधा किलो कम करके दे देगा, पता लगेगा, अंदाजा ही लगता है आपसे, क्योंकि 1 किलो में आधा किलो कम करेगा तो पता लग जाएगा, है ना। चलो, प्रॉफिट लॉस का मतलब होता है लाभ और हानि। अब लाभ और हानि यहाँ पर हम डिसाइड कैसे करते हैं उसको जरा समझ लेते हैं। सीपी जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और हिंदी में आप लिखना चाहें तो इसको बोलते हैं लागत मूल्य, ठीक है। और दूसरा हमारा सेलिंग प्राइस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य। जितने रुपए में, सॉरी, किसी वस्तु में कितना लागत आई है उसको सीपी बोलते हैं, और कितने रुपए में बेचा है उसको क्या बोलते हैं। अब देखो, सीपी का मतलब क्रय मूल्य मत समझ लेना। क्रय मूल्य एक अलग चीज है। जरूरी थोड़े ना कोई वस्तु जितने में आपने खरीदी है उतनी ही लागत आए, ऐसा हो सकता है? अब जैसे एक बात बताओ, कोई चाय का व्यापारी है तो वो खरीदता क्या होगा, दूध, चीनी, पत्ती, अदरक, जो उसमें चीजें डालता वो खरीदता होगा, लेकिन आपको लागत इतनी आई नहीं। उसके बाद जब वो चाय बनाता तो गैस भी तो खर्च होती है, तो वो भी तो उसकी लागत में ही है। तो लागत मूल्य के आप ये समझ लो कि दोनों चीजें लागत में आ जाएगी। एक तो आप कोई वस्तु खरीद के लाए तो जितने में खरीदा यानी क्रय मूल्य, और उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा खर्चा अगर जा रहा है आपकी जेब से कोई भी एक्स्ट्रा खर्च जाएगा तो वो आपकी लागत में ही इंक्लूड होना है, ये बात आप ध्यान रखिए। हम ये बात कह सकते हैं कि अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा आपसे सवाल में जिक्र नहीं किया गया, कोई अतिरिक्त खर्चे की कोई बात ही नहीं की, तो आप ये कह सकते हैं कि जितने में हमने कोई वस्तु खरीदी वही हमारा क्या है, क्रय मूल्य। जैसे आपने कोई पेन मार्केट से 10 रुपए में खरीदा तो सीपी कितनी, 10 रुपए, क्योंकि 10 रुपए में ही खरीदा, कोई अतिरिक्त खर्चा हुआ। अब दूसरी चीज आप समझो, आपने कोई पुरानी बाइक खरीदी, सपोज करो कि आपने पुरानी बाइक 30,000 में खरीदी। अब इसके बाद क्या हुआ, इसको रिपेयर कराने के लिए, मरम्मत कराने के लिए 8,000 रुपए अपनी जेब से लगा दिए, तो क्या बाइक आपको 30,000 की मिली? भाई आपके लिए ये बाइक कितने रुपए की पड़ी, 38,000 की, क्योंकि अतिरिक्त खर्चा हुआ 8,000 रुपए, वो भी आपकी जेब से ही है। अगर आपकी जेब से नहीं जाएगा तो आपको नहीं हो रहा है। आप कोई चीज ऐसी खरीद के लाए जिसकी पैकिंग करानी पड़ी, पैकिंग कर कहीं कहीं पे आप चार्जेस अलग से लगाते हैं कि भाई पैकिंग कराओगे तो इतना चार्ज अलग है,
तो पैकिंग वाला खर्चा दोगे तो आप अपनी जेब से। तो लागत का मतलब ये जितने आपके खर्चे और जितने में वस्तु खरीदी वो कंप्लीटली आपकी क्या है, लागत। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जितना हमारे पास से जा रहा है, जो आपकी जेब से जा रहा है वो आपके लिए लागत है। जितना भी आपके पास से जा रहा है किसी वस्तु को खरीदने के लिए या बनाने के लिए, जितना आपकी जेब से गया वो सब क्या है, लागत। उसके बाद जब आप उस वस्तु को सेल करते हैं तो जितना आपको बदले में मिल रहा है, उस वस्तु के बदले में जितना पैसा मिल रहा है वो क्या है, सेल प्राइस है। ठीक है, क्योंकि आगे कुछ ऐसे सवाल आएंगे जहां पर इस कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। आ जाइए, अब ये जनरल सी बात है, किसी वस्तु को अगर आप सीपी से ज्यादा में बेच देंगे, मतलब लागत से ज्यादा में बेच देंगे, तो क्या ये कहना गलत होगा कि प्रॉफिट ही होगा? भाई अगर लागत से ज्यादा में कोई वस्तु बेची जाएगी तो फायदा होगा नुकसान? लागत से ज्यादा में बेचोगे तो फायदा ही होगा ना, और लागत से कम में बेचोगे नुकसान। जनरल सा फैक्ट है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि गणित सिखाई ये बात। आपको नहीं पता कि भाई लागत से कम में बेचेंगे तो नुकसान हो जाएगा, लागत से ज्यादा में बेचेंगे तो फायदा होगा। क्योंकि अब आप लोगों के सामने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल होंगे, कोई जरूरी नहीं है कि एक दुकान चलाने के लिए, एक बिजनेस करने के लिए पढ़ा लिखा होना नहीं जरूरी है। मुझे लगता है जनरली सब लोग अपना कर लेते हैं, और ये जरूरी थोड़ा ना जिसके पास डिग्री है वही दुकान चला, डिग्री वालों की नहीं चल रही है, जिसके पास डिग्री नहीं उनकी चल रही है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो लॉस का मतलब अगर आपने लागत से कम में बेच दिया तो लॉस हो गया, और अगर जितने में खरीदा उतने में बेच दिया तो क्या होगा? अगर जितने में खरीदा उतने में बेच दिया तो ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, नो प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, आपको फायदा भी नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ। आपने 50 रुपए में कोई चीज खरीदी 50 रुपए, तो फायदा नुकसान कुछ भी हुआ? ठीक है, अब बात आती है आपसे, तो ये पूछेगा भाई प्रॉफिट का परसेंटेज बताइए, आपसे कहेगा प्रॉफिट बताइए कितना परसेंट हुआ या फिर लॉस। तो देखो परसेंटेज बनाने के लिए आपको एक चीज को ध्यान में रखनी है, जिस चीज का परसेंटेज बनाते हैं उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो प्रॉफिट का परसेंट निकालना है तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखोगे? प्रॉफिट। अगर लॉस का परसेंटेज बनाना है तो ऊपर क्या लिखोगे? लेकिन किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं प्रॉफिट लॉस? आप यहाँ कंपेयर कर रहे हो तो किससे? सीपी। आप अपना फायदा नुकसान बताते हो किसकी तुलना में? सीपी। लागत से 10 रुपए ज्यादा में बेच दिया तो 10 रुपए का फायदा हुआ, यानी कंपेयर किससे हो रही है? सीपी से हो रही है। तो हमेशा प्रॉफिट या लॉस को अगर हम कंपेयर करते हैं परसेंटेज में तो नीचे हमेशा क्या लिखते हैं? सीपी। लागत कितने रुपए आई है, और परसेंट बनाने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से। पहली बात, तो प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज निकालना है तो हमेशा किस पर चेक करेंगे? सीपी पर चेक करेंगे। कभी भी किसी और पर क्रय मूल्य है या फिर आप कहें विक्रय मूल्य, इन पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा किस पर चेक करोगे? सीपी पर। डिस्काउंट की बात आई है क्या? तो डिस्काउंट जो होता है उसको चेक करते हैं एमआरपी पर। एमआरपी क्या होता है? हम मार्केट प्राइस कह सकते हैं, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस भी बहुत अलग अलग नाम है, लिस्टेड प्राइस भी होता है नाम लिखा हुआ, वो आगे मैं समझा दूंगा। आप अभी समझ लो एमआरपी पर चेक करते हैं। एमआरपी को समझे सुना होता है, जैसे आप कोई वस्तु खरीद के लाते हैं तो उसमें लिखा होता है एमआरपी। उसका मतलब ये होता है इससे महंगी ये वस्तु नहीं, इससे कम में बेच सकते हो लेकिन इससे ज्यादा में नहीं बेच सकते। ऐसा होता है कि कंपनी, ऐसा तो क्या है कि कोई कंपनी है, उसने 10 रुपए में कोई चीज बनाई, उसकी जरूरत के हिसाब से उसने उसकी एमआरपी डाल रखी 500, तो क्या ये पॉसिबल है? गवर्नमेंट अलाउड कर देगी 10 रुपए की चीज पे 500 रुपए एमआरपी डाल के बेचो? तो इसलिए वो एमआरपी जो पड़ता है वो डिसाइड होता है गवर्नमेंट और जो मैन्युफैक्चरर है उनके लिए। अपनी मर्जी से अगर एमआरपी डाल पाते तो सारी कंपनियां फायदे में रहती। ठीक है, तो अब देखो आगे की बात समझ लो कि अगर प्रॉफिट को सीपी पर चेक करना है तो जो भी प्रॉफिट और सीपी का रेशियो होगा वो कट करके जो आएगा। जैसे आप ये मान लो 50 रुपए में कोई चीज खरीदी आपने और बेची कितने में, तो क्या ये आप नहीं बता सकते कि फायदा हो रहा है मुझे कितने का? 10 का फायदा कितने पर? 50 का। अब आपको मैं एक और बात बताऊं कि 0 से 0 कटेगा नहीं क्या? तो अगर ये 0 पहले काट ले तो क्या दिक्कत है भाई? 0 काट लिया, अब फायदा कितने का? 1 का फायदा, यहाँ बचा 5, तो 1 का फायदा 5 पे हो गया। तो मतलब ये कि अगर आप सीपीएसपी का रेशियो लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ओरिजिनल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं आप क्या बताएंगे। एक वस्तु आप बेचकर आए मार्केट, एक वस्तु बेचने के बाद आपको ये रिजल्ट मिला कि आपको फायदा हो रहा है कितने परसेंट का? 5। तो अगर आपसे कोई कहे 10 वस्तुएं बेच दो, 10 वस्तु बेच के कितना फायदा होगा? अगर एक वस्तु बेचने पर 5% का फायदा होगा तो 10 वस्तुएं बेचने पर सेम उसी प्रकार की 10 वस्तुएं उसी रेट में बेचने पर कितने परसेंट फायदा होगा? 50% का। क्योंकि वस्तुएं 10 है तो फायदा 10 गुना हो रहा है क्या? वस्तुओं की संख्या से परसेंटेज नहीं बदलती, अब भी 5%। आप सोच के देखो, अगर ऐसा होता कि वस्तुओं की संख्या पे निर्भर कर रहा होता
तो जो जितनी ज्यादा वस्तुएं बेच लेता वो तो करोड़पति बन जाता। ऐसे भी बहुत लोग हैं दुनिया में जो एक एक दिन में 10-10 हजार वस्तुएं बेच के आ जाते हैं। पता है क्यों नहीं फर्क पड़ता है? प्रॉफिट, ये बात मैं मान लूंगा कि प्रॉफिट जो है, जैसे आप 5% फायदा बता रहे हैं, तो 100 रुपए वाली चीज को आपने बेचा कितने में? 105। तो आप ये कहेंगे कि फायदा कितने का है? 5। लेकिन अगर 5 वस्तुएं बेचेंगे तो जो फायदा होगा वो 5 गुना हो जाएगा। कितने रुपए का फायदा होगा? लेकिन लागत भी तो 5 गुना आएगी 5 वस्तुओं की। लागत 5 गुना नहीं आएगी। तो जो आपकी लागत थी 100 रुपए, वो अब 5 गुना हो जाएगी। तो 5 वस्तुएं आपको कितने रुपए में मिलेगी? 500 में मिलेगी। तो कोई फायदा हुआ 5 से मल्टीप्लाई करने का? ये तो कट गया, फिर से वही आ गया 5/100। तो अगर आप जितनी ज्यादा वस्तुओं की बात कर रहे हैं, जैसे आपने 50 वस्तुएं बेच ली, तो फायदा में भी 50 से गुणा होगा और लागत में भी गुणा किससे होगा? इस 50 से ये 50 पूरा कट जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब ये है कि वस्तुओं की संख्या से परसेंटेज वैल्यू कभी भी नहीं बदलती। चाहे आप 10 वस्तुओं पे निकालो, चाहे 1000 वस्तुओं पे निकालो, चाहे 1 वस्तु पे निकालो, परसेंटेज में हमेशा आंसर सेम आएगा। ठीक है? कुछ लिखना हो किसी को तो लिख सकता है जल्दी से, फिर आगे क्वेश्चन करें। हो गया? चलो फिर क्वेश्चन। और 10 सेकंड लेट हो जाते तो पूरा गायब हो चुका होता। अरे प्रॉफिट एंड लॉस लिखा था, केवल लाभ और हानि, कुछ और नहीं लिखा। पढ़ना अच्छे से इस टॉपिक को, बहुत मजेदार टॉपिक है। आप सच बता रहे हैं कि अगर आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर पढ़ रहे हैं टॉपिक, पेपर में जो जनरली सवाल आते हैं वो आप कर पाओगे और आपको भी इंटरेस्ट आएगा इसमें, क्योंकि ये जनरल लाइफ से रिलेट करेगा। जनरल लाइफ से रिलेट करने का मतलब इसमें जो क्वेश्चंस होंगे दुकानदार से रिलेटेड होंगे, दूध व्यापारी से रिलेटेड होंगे, चीटिंग से रिलेटेड होंगे, तो आप समझ पाएंगे। बाकी अभी हम जब पढ़ाएंगे ना दूध व्यापारी वाले सवाल, तो हम बताएंगे आपको कितना पानी पिलाना, कितना फायदा मिलेगा। ठीक है? अच्छा, मार्केट में पता है पानी मिलाने वाला सिस्टम 2 तरीके से होता है। एक तो आपने दूध में पानी मिलाया जनरली, लेकिन दूध की कुछ ना कुछ कॉस्ट तो आएगी। अगर आप अपने घर में डेयरी रखते हैं तब भी कुछ ना कुछ लागत तो आती है, कहीं से खरीद के लाते हैं तब भी लागत आती है। अब सपोज करो 40 रुपए लीटर आपने खरीदा और आप मार्केट में बेचने जा रहे हैं, वहां भी 40 रुपए लीटर ही बेच रहे हो, कोई फायदा मिलेगा? मिलेगा। आप लेके 50 लीटर आएंगे, बना लोगे 60 लीटर। हो गया ना? अरे छोड़ो, पढ़ाई में ध्यान दो।
ठीक है।
देखो पहला सवाल क्या है, कहीं पे भी आप देखो जितने सवाल लिखे हैं, मैं कहीं रेट की बात नहीं की, लास्ट वाले सवाल को भी भूल जाना, कोई रेट नहीं बताया, बस केवल एक कंडीशन बताई कि 80 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, यानी कि जितने रुपए में 80 वस्तुएं खरीद के लाई गई है, 96 वस्तुओं का विक्रय मूल्य उसी के बराबर होगा। तो एक कंडीशन बताया आपको, अब इसको कैसे कंपेयर करना है, देखो ध्यान से, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, भाई क्रय मूल्य को हम सीपी लिख सकते हैं, भाई कोई अतिरिक्त खर्चा तो है ही नहीं इसमें, क्या अतिरिक्त खर्चा की कोई बात नहीं है, नहीं, तो 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब हो गया 80 वस्तुओं की सीपी। 80 वस्तुओं की जो सीपी है वो बराबर क्या है, 96 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की। 96 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मतलब 96 वस्तुओं की एस है। अब ये शॉर्ट में लिखने की आदत डाल लो, क्योंकि जितनी देर में आप क्रय मूल्य लिखोगे सीपी जल्दी लिखते हैं, तो आप डाल लो सीपी क्रय मूल्य है, लागत मूल्य है, और एसपी क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 80 वस्तुओं की सीपी 96 वस्तुओं की एसपी के बराबर। तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रेशियो निकाल सकते हैं। 16 की टेबल से काटिए जरा यहाँ 5 बार, और 16 से यहाँ डिवाइड करेंगे कितना देंगे। तो अगर आप सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो सीपी के सामने कितना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ इस बात को ध्यान रख लेना, वरना उल्टा लिख दोगे। सीपी के सामने हमारे पास 6 है और एसपी के सामने कितना है, 5। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सीपी और एसपी के बीच में रेशियो कितना होगा, चाहे तो चेक करो। लागत 6 रुपए लगाइए, 80 वस्तुओं की लागत कितनी हो जाएगी 6 रुपए के हिसाब से। 80 वस्तुओं की लागत 6 रुपए के हिसाब से 6 × 8 48 480 रुपए होगी, और 5 रुपए के हिसाब से 96 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकालो। 5 को 96 से गुणा करेंगे तब भी 480 है, दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए यहाँ पर फायदा हुआ या नुकसान हुआ। 6 रुपए वाली चीज को 5 में बेचोगे तो क्या होगा, फायदा होगा या नुकसान होगा, नुकसान। कितने का, अब मैं एक भी बार फॉर्मूला नहीं लिखना है, मैं केवल बस लिखूंगा नुकसान कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। हमेशा नीचे सीपी ही लिखना है, और सीपी कितनी है 6 रुपए। 1 का घाटा 6 रुपए पे हुआ है, परसेंट बना दो, मल्टीप्लाई 100। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3%। अब ये सवाल अलग अलग लैंग्वेज में आपसे पूछे जाएंगे। अगला सवाल देखिए, 450 वस्तुओं को 500 वस्तुओं की लागत पर बेचा गया। लैंग्वेज बदल गई, सवाल वही है, लैंग्वेज केवल बदल गई। अब देखो इसको कैसे रिलेट करेंगे। आपने एक बात बताइए, कितनी वस्तुएं बेची है, 450 वस्तुएं को बेची है। आगे लिखा गया बेचा गया, किसको बेचा गया, इन 450 वस्तुओं को ही तो बेचा गया। पूरा सेंटेंस पढ़ो, आपको समझ में आएगा। जो बेची गई वस्तुएं वो कितनी बेची आपने, 450। अगर 450 वस्तुएं मार्केट में बेचने पहुंचे तो क्या 450 वस्तुओं का ये तो सेलिंग प्राइस मिलेगा तुमको, बिक्री मूल्य। 450 वस्तुएं बेचने गए तो 450 वस्तुओं का बिक्री मूल्य ही तो बदले में मिलेगा तुमको। बदले में मिला क्या है, ये आपको यहाँ बता दिया। आपको इसके बदले में मिला है 500 वस्तुओं की लागत। तो 450 वस्तुएं बेचने के बाद आपको इसके बदले में बराबर में मिली है 500 वस्तुओं की लागत। यहाँ डायरेक्ट बोल दिया कि 80 वस्तुओं की लागत 96 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। सवाल पलट दिया यहाँ पर, इन्होंने कहा हमने 450 वस्तुएं बेची हैं, लेकिन सिर्फ 500 वस्तुओं की लागत पर। 500 वस्तुओं की लागत के बराबर इन 450 वस्तुओं का विक्रय मूल्य रखा गया। देखिए पहले इसको कम करिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे यहाँ, और 5 से 10 को इधर काटेंगे तो कितना आ गया। अब जरा आप देखिए एसपी के सामने कितना है और सीपी के सामने कितना है। तो अगर आप इसको यहाँ पर लिख दें, सीपी हमारी कितनी है 9 रुपए और एसपी कितनी है हमारी, तो इस बार तो फायदा हो गया। 9 वाली चीज को अगर 10 रुपए में बेचोगे तो आपका फायदा कितना होगा, 1 का। हमेशा नीचे किसको लिखना है, सीपी को, और सीपी कितने रुपए है 9 रुपए। 1 का फायदा 9 रुपए पे हुआ है, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से करिए मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9। सबसे इजी टाइप का सवाल ये होता है, इससे सरल नहीं आता। आते भी बहुत है ये सवाल, लेकिन सबसे इजी यही कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है ना, वो विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है, 75%। अब याद करो परसेंटेज में 75% कितना बताया था, 75/100। 25 दिया 75 और 25 का 3/4 होता है 75%। अब आप इसको लिखिए क्रय मूल्य यानी कि सीपी। क्रय मूल्य को क्या लिखेंगे, और विक्रय मूल्य को क्या लिखेंगे,
ये जो क्रय मूल्य है ये इस विक्रय मूल्य का बताया कितना है 3/4। क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का कितना है 3/4 है। ज्यादा कम तो नहीं लिखा है, नहीं, केवल ये लिखा है कि 75% है, इसका मतलब 3/4। आपसे मैंने कहा भी था कि जब भी आप ये लिखें तो तुलना जिससे हो रही हो वो नीचे वाली वैल्यू होगी, तो तुलना हो रही है विक्रय मूल्य से, तो इसका मतलब आप ये देखा करो प्रपोजिशन कहाँ लगी है। ये प्रपोजिशन विक्रय मूल्य के लिए तो लगी, तो नीचे वाली वैल्यू 4 है, यानी विक्रय मूल्य कितना रखा जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा। अब यहाँ पर 2-3 चीजें ना, अगर वो कहता ज्यादा है तो 3 जोड़ देते 4 में, अगर वो कहता कम है तो 3 माइनस कर देते 4 से, तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया। तो 3 वाली चीज को अगर 4 में बेचोगे तो फायदा कितना होगा, 1 का होगा। तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना, 1 का फायदा है और नीचे सीपी ही लिखना है। सीपी कितनी है 3 रुपए, परसेंटेज बनाएंगे तो 100, तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3। अब तो याद होने लगी होंगी वैल्यू, इतना टाइम हो गया परसेंटेज में पढ़ते पढ़ते भाई। 3/4 है ना विक्रय मूल्य का। अब जिसको ये चीज ना समझ में आए तो वो ऐसा लिख सकता है सीपी बराबर विक्रय मूल्य का 3/4 का मतलब होता है गुणा, गुणा ही तो होता है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 3/4 है, यानी विक्रय मूल्य में 3/4 से गुणा कर दो तो वो क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। अब ये जो विक्रय मूल्य है इसको उठा के अगर हम इसके बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो कहाँ आएगा, डिवाइड में ही तो आएगा। जो चीज गुणा में है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में पहुंचती है, तो CP/SP कितना आ गया 3/। अब आप खुद ही देखो CP के सामने कितना है 3 और SP के सामने कितना है, यानी खरीदा 3 में और बेचा कितने में 4। तो दोनों में से कोई ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि ये सही है वो गलत, दोनों सही है, जो समझ में। व्यापारी 140 वस्तुएं खरीद के लाया, अब उसमें से 20 वस्तुएं गिर गई तो वो तो उसका घाटा हो गया। वस्तुएं गिरेगी तो क्या होगा। अच्छा एक बात बता दो कि अगर आप कोई बुक खरीद के लाए, मान लीजिए रास्ते में गिर गई, खो गई, कुछ भी मान लो, तो आपका कितने परसेंट घाटा होगा। एक सवाल आएगा आगे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कितने परसेंट घाटा होगा। 100%, क्योंकि जितना पैसा उस किताब के लिए लगाया था वो पूरा का पूरा घाटा कभी 100% से ज्यादा नहीं हो सकता। हो सकता है नहीं हो सकता, जितना पैसा लगाया ज्यादा से ज्यादा वो डूब जाएगा। आपने कोई बिजनेस शुरू किया 5 लाख से, घाटा हो गया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा वो 5 लाख चला जाएगा। अगर जितना लगाया वो सब चला गया तो 100% ही तो घाटा हुआ, लेकिन फायदा आपका 100% से ज्यादा हो सकता है। फायदा तो ये भी हो सकता है लोग 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने में भी बेच लेते थे, लोग ब्लैक कर लेते, बहुत सारी चीजों का आजकल चल ही रहा जमाना, ब्लैक में बेच लेते। और तो और कोरोना के टाइम पे पैरासीटामोल की जो टैबलेट होती है ना नॉर्मल सी, जिसकी कास्ट आपको भी पता होगी बहुत कम होती है, कितने में बेची गई 10-10 15-15 20-20 रुपए में बेच रहे थे बच्चों। दोनों आती थी एक टैबलेट बुखार के लिए आती है, वो भी पैरासीटामोल का अपडेटेड वर्जन समझो, वो भी आप देखो उस समय कितनी है, क्योंकि उस समय ज़्यादा मिल नहीं पाता। अब रात में किसी को फीवर आ जाए तो वो ये देखेगा पड़ोसी के पास मिल जाएगा या फिर कोई पड़ोस में दुकान है वहीं मिल जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक हुआ क्या 20 वस्तुएं गिर गई, फिर इसने कहा कि भाई ऐसा है कि घाटा हो गया, तो घाटा पूरे करने के लिए कह रहा है बाकी वस्तुओं को फायदे पे बेचेंगे, और इतने फायदे पे तो बेच ले कि ना तो कोई फायदा रहे ना कोई नुकसान। तो आपने खरीदी कितनी वस्तुएं बेटा 140, खरीद के कितनी वस्तुएं लाए 140। अगर 20 वस्तुएं टूट गई तो बची कितनी, सॉरी गिर गई तो कितनी बची, तो बेचोगे आप केवल कितनी वस्तुएं 120 और खरीद के कितनी लाए, क्योंकि बेचने के लिए आपके पास वो 20 वस्तुएं अवेलेबल नहीं है जो गिर गई। भाई ये वस्तुएं तो आपकी गिर चुकी, तो बची हुई वस्तुएं तो बेचोगे, यानी कि आप 120 वस्तुएं बेचोगे और खरीद के कितनी लेके आए, तो जितने में 140 खरीद के लाए उतने में ये 120 बेचनी पड़ेंगे, तभी तो घाटा नुकसान नहीं होगा। आपने 140 वस्तुएं जितने रुपए में खरीदी हो, हमें नहीं पता चाहे 100 में 1000 में 2000 में, तो ये बची हुई जो 120 है इनको भी उतने में ही बेचना पड़ेगा, तभी तो घाटा नुकसान नहीं हुआ। तो 120 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 140 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या होना चाहिए बराबर। तो ये सवाल आप ध्यान रख लेना, क्योंकि इसमें आपको ये समझ में नहीं आ पाता कि हमें करना क्या है। हम लगाते उल्टा दिमाग कि 20 वस्तुएं गिर गई अब क्या करें, तो 20 वस्तुएं गिर गई तो क्या दिक्कत है, आप बची हुई 120 वस्तुएं तो बेच सकते हो, और वो कह रहा है कि फायदा नुकसान चाहिए तो बराबर में बेच दो। 140 जितने में खरीदे उतने में 120 जीरो कट जाएगा,
2 से काटेंगे यहाँ कितना, यहाँ कितना आएगा, तो सीपी कितनी होगी और एसपी के सामने, तो अगर सीपी 6 है और एसपी 7 है तो आपका फायदा कितना हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, एक का प्रॉफिट 6 पर परसेंटेज बना लो 100 से गुणा कर, 16 सही 2/3% आपका एग्जिट प्रॉफिट रहेगा। अगर आप 16 से 2/3% पे प्रॉफिट पे बेचेंगे तो आपका बराबर हो जाएगा। अब ऐसे ही समझ लो, 16 से 2/3% 1/6 तो होता है। अगर 6 रुपए वाली चीज 1 रुपए फायदे में बेचोगे तो 7 में बिकेगी, खरीदी भी कितने में दी आपने, बराबर हो जाएगा हिसाब किताब। आगे एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं खरीदा, ये रेट वाला जो सवाल है ना, ये अरे ये तो पढ़ो, कितने परसेंट लाभ पर बेची जाए ये बची हुई वस्तुएं। अगर लाभ बची हुई वस्तुओं को भी तुम बराबर में बेच रहे हो और 20 वस्तुएं गिर भी गई तो फिर तो नुकसान ही होना है। 20 वस्तुएं गिरने के बाद जो बची हुई वस्तुएं उनको कितने परसेंट फायदे पर बेचोगे कि आपको लास्ट में फायदा नुकसान कुछ भी ना हो। आप चाहे तो ऐसे देखो, सीपी कितनी आ रही है, एसपी कितनी आ रही। अच्छा आप खरीदने गए तो कितनी वस्तुएं लेके आए, जब खरीदने गए तो वस्तुएं कितनी खरीदी है, अगर 6 रुपए के हिसाब से खरीदोगे, 6 रुपए के हिसाब से 140 वस्तुएं खरीदोगे तो कितने की मिलेगी। आप बेचने जाओ, कितनी बेचने गए, जब बेचने जाओगे वस्तुएं तो कितनी वस्तुएं बेच के आए, क्योंकि 20 वस्तुएं गिर चुकी हैं, बेचने पहुंचे तो सिर्फ 120 वस्तुएं रह गई। अब इनको 7 रुपए के हिसाब से बेचो, कितने में बिकेंगी, 12 × 7 84, कितने में बेच के आए, खरीदी भी 840 में, बेची भी 840 में, फायदा नुकसान हुआ कुछ, ठीक है। सवाल पूरा पढ़ो। एक व्यक्ति, ये हम जो बात कर रहे थे रेट, रेट यानी कि हम लोग कहते हैं दर। दर क्या होता है, जनरली इसकी जरूरत तब पड़े जब कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिनको आप पर यूनिट नहीं दे सकते, मतलब एक एक करके नहीं दे सकते। अच्छा आप बताओ, मार्केट में कोई चीज 1 रुपए में 3 मिल रही हो, 1 रुपए में 3, कोई भी चीज मान लो, तो आपसे आप कहोगे कि ऐसा करो, एक वस्तु चाहिए मुझे, एक वस्तु की जो प्राइस है ना वो कितनी हुई, 1/3 तो 2.5 रुपया के बराबर, कैसे काटोगे, 50 पैसा भी नहीं चलता आपको, क्या करोगे, मजबूरी है, 1 रुपए से कम तो चलता ही नहीं, 50 पैसा 25 पैसा वो तो सारी चीजें है ही नहीं। तो होता क्या है कि उन्होंने सीधा फिक्स कर दिया, ये 3 वस्तुओं का सेट है जो कितने रुपए में मिलेगा, 1 रुपए में, बात खत्म। या फिर अब जैसे बहुत आप एक चीज की शॉपिंग सबने करी होगी, अभी गर्मियां चल रही हैं तो नींबू तो सभी लोगों ने खरीदे होंगे। आप जाते हो मार्केट में, कभी वो कहता है कि भाई ऐसा है 10 रुपए में 3, ठीक है, तो अगली बार पहुंचे तो बोला 10 रुपए में 4, फिर पहुंचे तो उसके बाद पता लगा कि 10 रुपए में 2 कर दी। तो ये बदलता रहता है, उसे पता है 10 रुपए फिक्स कर दो, फायदा होगा तो ठीक है, नहीं फायदा होगा तो बस वो कम करते चले जाएंगे, पहले 10 में 4 बेची, फिर 10 में 3 बेची, फिर 10 में 2 पे आ गया, हो सकता है थोड़े दिन बाद 10 में 1 हो जाए। अब ये रेट का भी सिस्टम बताओ, इस रेट की अगर बात करें तो रेट को अगर रिप्रेजेंट करें, अगर कोई आपसे एक वस्तु की कीमत पूछ ले, प्रति वस्तु कीमत कितनी है, एक वस्तु की कीमत निकालने के लिए जितने रुपए खर्च हुए उसको ऊपर लिखो और जितनी वस्तुएं आपको मिली है उसे लिखो नीचे। जब भी आप रेट में एक वस्तु की कीमत निकालेंगे तो रुपए ऊपर लिखना और वस्तुओं की संख्या कहां लिखना है, नीचे। जैसे आप मुझे ये बताइए 5 रुपए में यहाँ कितनी वस्तुएं खरीदी, 8, तो एक वस्तु की कीमत अगर कोई आपसे पूछेगा तो 5 ऊपर लिख देना, 8 नीचे लिख देना, यानी एक वस्तु की कीमत कितनी है, 5/8। अब आएगा तो ये पॉइंट में अगर निकालोगे, निकालना नहीं, केवल मुझे समझाना है, एक वस्तु की कीमत निकालने के लिए वस्तुओं की संख्या से रुपए को क्या करते हैं, डिवाइड। आपसे पूछ रहा है कि 5 रुपए में 8 के हिसाब से खरीदी और 3 रुपए में 5 के हिसाब से बेची, तो लाभ या हानि का परसेंटेज बताइए। अच्छा, लाभ और हानि का परसेंटेज निकालने के लिए वस्तुओं की संख्या तो बराबर करनी पड़ेगी। अगर 10 वस्तुएं खरीद के लाए हो, वो 10 बेचोगे तभी तो फायदा नुकसान डिसाइड होगा। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे, एक तरफ लिखो रुपए, एक साइड में लिखना है रुपए आपको और एक साइड में लिखना है वस्तु। फिर आपको ये ध्यान देना है खरीदा कितने में और बेचा। आपने जब खरीदा था तो 5 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी है, 5 रुपए में। बेचा कितने में, 3 रुपए में 5, ये भी लिख दिया।
₹3 में वस्तुएं कितनी बेची है। अब आप इस बात को समझिए, यहाँ वस्तुएं कितनी है और यहाँ वस्तुएं तो बराबर थोड़े ना भी भाई, बराबर होगा तभी तो बताओ, ऐसे थोड़े ना कह दो कि ₹5 की जगह ₹3 में बेच रहे, घाटा हो गया। नहीं, आपको देखना पड़ेगा ये वस्तुएं बराबर करनी पड़ेगी और बराबर करने के लिए आपस में करके मल्टीप्लाई। तो 5 × 8 कितना हो जाएगा 40। आप 40 वस्तुओं का हिसाब किताब रखिए, खरीदा कितने में गया है और बेचा कितने में गया। अगर यहाँ 40 वस्तुएं बनाएंगे तो नीचे वाले 5 से ऊपर मल्टीप्लाई होगी, तो रुपए में भी कर लो मल्टीप्लाई। 5 और 5 का गुणा करो, कितना आ जाएगा 25। यानी कि अगर आप 40 वस्तुएं खरीदेंगे इसी दर से, हिसाब लगा के देख लो, ₹5 में 8 वाली वस्तुएं अगर ₹40 में आप खरीदोगे, सॉरी 40 वस्तुएं खरीदोगे तो कितने रुपए में मिलेंगी 25। और यही 40 वस्तुएं जब बेचेंगे तो 8 × 3 कितने रुपए में बिकेंगी 24 रुपए। खरीदा ₹25 में 40 वस्तुओं को और बेचा कितने में, तो घाटा हुआ या नुकसान। ₹25 में खरीद के, हालांकि इन 40 वस्तुओं की कोई जरूरत नहीं है। जब आपसे पूछे लाभ और हानि का परसेंटेज बताइए, केवल आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी, वो भी रुपए वाली साइड पे। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई किधर करना है, रुपए वाली साइड पे। 5 × 5 = 25 में खरीदा और 8 × 24 में बेच दिया। तो आपको यहाँ पर फायदा हुआ या नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हो रहा है, 1 का नुकसान। और नीचे किसे लिखा जाए, सीपी को हमेशा नीचे लिखेंगे, लागत आ रही है ₹25, तो 1/25 परसेंटेज बनाएंगे तो गुणा किससे करेंगे, 25 से 100 काटिए, कितना बार, यानी कि आपको इस सौदे में 4% का घाटा हो रहा है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि बहुत बार ये प्रॉब्लम आएगी, यहाँ डेटा बड़ा होगा, गुणा करोगे आप फंसोगे, कैलकुलेशन में फंसोगे। तो उसके लिए आप ये, जब तक आपसे पूछा जाए लाभ और हानि का परसेंटेज बताइए और आपको रेट वाले सवाल दिखे, तब तक आपको केवल एक ही काम करना है, एक तरफ सीपी कर लिखना है और एक तरफ क्या लिखना है। यहाँ पर ये हमने कितनी वस्तुओं का कंपेयर किया है, 40 वस्तुओं का कंपेयर किया है हमने। अगर हम एक वस्तु का भी कंपेयर करेंगे तब भी फायदा तो उतना ही आएगा, नुकसान तो उतना ही आएगा। अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा वस्तुएं चाहे 1000 बेच देना, प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम एक वस्तु की कीमत निकालने के लिए रुपए ऊपर लिखते हैं और वस्तु कहाँ लिखते हैं, जरा बताइए। खरीद वाले में रुपए कितने खर्च हुए, वस्तुएं बेचा कब 3 और वस्तुएं, हम इनको एग्जैक्ट नहीं निकालेंगे, हम इनका निकालेंगे रेशियो, परसेंटेज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें क्या फायदा होगा, आप ऊपर नीचे कुछ कॉमन है काट सकते हैं, यहाँ भी ऊपर नीचे कॉमन है काट सकते हैं, ऊपर कुछ कॉमन है वो भी काट सकते हैं, नीचे कुछ कॉमन है वो भी काट सकते हैं। तो वैल्यू आपकी अगर कभी बड़ी आ भी गई तो आप कैंसिल आउट कर लेंगे। 5 और 5 का गुणा 25, 8 और 3 का गुणा 24, सेम ही तो आया। सीपी आ रही है 25 और एसपी कितनी आ रही है, आपका नुकसान 1 का हो रहा है कितने पर 25 पर। बस इसमें टाइम कम लगेगा, दिमाग कम लगेगा। अभी 2-3 सवाल और करा दिए इससे। इन्वर्टर खराब है, अच्छा अभी दिखवाएगा, इस बारे में तो हमें नहीं पता है। देख लो सही हो जाए, लाइट तो जल जाए तो सिर में दर्द होने लगता है, बहुत कम लाइट होती है। तो आप जितनी कम लाइट में पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको फोकस करना होगा, जितनी फोकस करेंगे उतना ही ज्यादा दिक्कत होगी। बार लाइट जाने से तो
नोट हो गया टाइप टू के हम लोग फिर सवाल करेंगे मतलब रेट वाले कल ही से ही हुआ था ये अच्छा तो क्यों है बहुत देर करो अच्छा जी ठीक ठीक जोड़ोगे बेटा ये वाला तरीका पता सिखाने का सिर्फ एक रीजन है कि आप इसमें ये बता सकते हैं कि अगर आप 40 वस्तुएं बेचेंगे तो आपको 1 रुपए का नुकसान होगा। अब कल को आपसे पूछ ले कि 200 वस्तुएं बेचने पर कितने रुपए का घाटा होगा तो आप बता दोगे यहाँ से डायरेक्ट। इधर का तो नोट हो गया होगा